इस जगह का नाम रायगढ़ एक बर्धिष्णु गांव। हालांकि शहर की तरह ये गांव उतना आधुनिक नहीं है, पर इस गांव के नजदीकी में स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस रायगढ़ गांव में गरीब मध्यम वर्ग लोग ज्यादा थे। मध्यम वर्ग लोगों के घरों में ज्यादातर लोग नौकरी किया करते, पर इस गांव में ऐसी एक भी घर नहीं है जिनके पास खुद का जमीन ना हो। इसके पीछे का कारण है, आज से लगभग 20 साल पहले रायगढ़ एक कृषि प्रधान गांव हुआ करता था, अर्थात खेतीबाड़ी करना ही प्रधान जीविका थी। आजकल खेती में पहले की तरह मुनाफा नहीं होती है, तो सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर करके घर का खर्चा चलाना दिन ब दिन कठिन होती गई। इसलिए अब आजकल के लड़के लड़कियां नौकरी या फिर बिजनेस करने में ज्यादा आग्रही है, पर फिर भी सबने अपना अपना सभी जमीनें नहीं बेचा। खुद के घरों में खाने के सब्जियों के लिए अभी भी 1-2 बीघा जमीनें रख दिया है। बदलते दिनों में आजकल गांव के लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। सबका मानना है कि उनके बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाकर अच्छे नौकरी करवाना है, नहीं तो भविष्य अच्छा नहीं होगा। और सभी गांव वाले के इस मांग को दिमाग में रखते हुए कुछ धुरंधर बिजनेसमैन शिक्षा क्षेत्र में अपने व्यापार शुरू कर दिए हैं। आस पड़ोस में सस्ते में बहुत सारे जमीनें खरीदकर विशाल विशाल स्कूल बिल्डिंग बनवाए हैं। एकदम छोटे बच्चे के लिए प्ले स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाई करने का सुविधा है। इस तरह के कुछ और स्कूल रायगढ़ के विभिन्न प्रांत में बनवाया गया है। इनमें से ज्यादातर स्कूल इंग्लिश मीडियम थी। आमतौर पर किसी भी स्कूल के प्रधान उद्देश्य होती है अच्छी शिक्षा प्रदान, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की तुलना में बाकी चीजें अधिक उन्नत थी, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग, स्कूल ड्रेस, बैग, स्कूल बस आदि। और इतना सब कुछ अच्छा करने के लिए स्कूल फीस इतना ज्यादा हो जाती है कि साधारण लोगों के लिए वो फीस देने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद गांव वाले उन्हीं स्कूलों में अपने अपने बच्चों को भर्ती करवाते हैं। और गांव में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके पास इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाने का क्षमता नहीं है, सिर्फ वे लोग गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती करवाते। इसलिए अब रायगढ़ के सरकारी प्राइमरी स्कूल और सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्र छात्रियों की संख्या दिन ब दिन कम होते जा रही थी। गांव वालों का मानना है कि सरकारी स्कूलों में अब पहले की तरह अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। इस जगह को सभी लोग रायगढ़ के आमतला कहते हैं। प्रतिदिन सुबह कुछ गांव वाले अपने बच्चों को लेकर यहाँ इंतजार करते हैं। ये सभी बच्चे सेंट पीटर स्कूल में पढ़ते हैं और ठीक 9 बजे यहाँ स्कूल बस आता है। फिर सभी बच्चे बस से स्कूल चले जाते हैं। बस चले जाने के बाद सभी अभिभावक घर चले जाते, पर अभिषेक की मम्मी उषा और आयुष की मम्मी तिथि थोड़ी देर बाद घर जाया करती। असल में दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों कुछ देर तक वहाँ गप्पे किया करती। हर सोमवार को शिव जी के मंदिर या फिर माता मनसा देवी के पूजा के लिए दोनों सहेली एक ही रंग के साड़ी पहनकर एक साथ पूजा देने के लिए जाती। गांव के विभिन्न छोर पर अलग अलग मंदिर थी। रायगढ़ से 2 किमी दूर नसीबपुर में सुलभ बाजार नामक एक शॉपिंग मॉल था। वहां से कुछ खरीदना हो तो उषा और तिथि एक साथ वहां जाया करती। पहले उषा एक ऑटो पकड़ती, फिर तिथि के घर के सामने जाकर तिथि को उठा लेती। इस बार भी दोनों एक ही रंग के साड़ी पहनकर जाती। दूसरी तरफ उषा और तिथि के बेटे अभिषेक और आयुष भी बहुत अच्छे दोस्त थे। समय मिलते ही अभिषेक आयुष के घर में खेलने जाया करता, बैठकर गप्पे करता और कभी कभी आयुष अभिषेक के घर जाता। एक तरफ उषा और तिथि, दूसरी तरफ आयुष और अभिषेक। दोनों मम्मी और बेटों के बीच में अच्छी दोस्ती जरूर है, पर अपने अपने बेटों को बड़ा करने के मामले में दोनों परिवार के तौर तरीके बिल्कुल अलग थी। अभिषेक और आयुष के परीक्षा के बाद स्कूल में छुट्टी शुरू हो गई है, इसलिए अब पढ़ाई का उतना प्रेशर भी नहीं है। इसलिए एक दिन शाम के वक्त अभिषेक फुटबॉल लेकर गांव के मैदान में जा रहा था। वहाँ उसकी उम्र के और भी लड़के खेलने आते हैं। वहाँ जाकर सबके साथ खेलेगा। अभिषेक खेलने जाएगा और आयुष को नहीं बुलाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसके घर के सामने आकर पुकारा,
आयुष, ओए आयुष। आयुष दरवाजे के सामने आते ही अभिषेक ने कहा, जल्दी चल, मैदान जा रहा हूँ, फुटबॉल खेलूंगा। रुक, एक बार मम्मी को पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, अभी खेलने जाने की कोई जरूरत नहीं है। आयुष के पूछने से पहले ही तिथि ने सभी बातें सुनकर अंदर से ही जवाब दिया। फिर अभिषेक अकेला चला गया। बेचारा आयुष दरवाजे के सामने असहाय होकर खड़ा रहा। महीने के 25 तारीख है, यानी कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में रायगढ़ तरुण संघ क्लब में एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता की आयोजन किया गया है। अभिषेक और आयुष रिसाइटेशन और सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन में नाम दिया है। अभिषेक समय पर घर से निकल गया है। 9 बजे क्लब में पहुंचना होगा। आयुष को तैयार होकर रहने के लिए कहा है। जाने के समय उसे बुला लेगा। आयुष को पुकारते ही वो दरवाजे के बाहर आया। क्या हुआ? तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? नहीं, मैं कंपटीशन में नहीं जाऊंगा। मम्मी जाने नहीं देगी, तू चला जा। फिर अभिषेक अकेला चला गया और आयुष मायूस होकर देखने लगा। पेंटिंग करना आयुष को बहुत पसंद है। एकदम छोटे उम्र में उसको एक ड्राइंग स्कूल में भर्ती कर दिया गया था। पर उसे पेंटिंग करना अच्छा लगता है इसलिए नहीं, बल्कि उसका हैंड राइटिंग अच्छा होगा इसलिए। पिछले साल से आयुष के पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए तिथि ने उसका ड्राइंग स्कूल जाना बंद कर दिया है। पर फिर भी समय मिलते ही आयुष ड्राइंग करने के लिए बैठता है। आज भी वो ड्राइंग करने के लिए ही बैठा था। तब उसकी मम्मी तिथि और पापा आशीष उसके कमरे में आकर हाजिर हुए। तो मम्मी पापा को देखकर आयुष थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे ड्राइंग करते हुए देखते ही उसे बहुत डांटते हैं और आज भी वे बिल्कुल खुश नहीं थे। तो तिथि ने कहा, आयुष, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सब ड्राइंग पेंटिंग छोड़ दो। अब तुम्हारे पढ़ाई का प्रेशर पहले से ज्यादा है। आखिर तुम मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे हो? अच्छा मम्मी, मैं अगर खेलना चाहता हूँ तो आप मना करती हैं। रिसाइटेशन और सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन में भी तो आपने मुझे जाने नहीं दिया। अब घर में थोड़ा ड्राइंग करने बैठा हूँ तो भी आप मुझे डांट रही हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दिन में ज्यादातर समय तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, और कितना पढ़ूंगा बताइए तो? हाँ, तुम्हें और पढ़ना होगा, दिन रात पढ़ना होगा। यूं ही कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, समझे? कितना पढ़ाई करने से बहुत बड़ा आदमी हो पाओगे, इसका कोई आइडिया भी है तुम्हें? जरूरत पड़े तो 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई करोगे। वो सब ड्राइंग, म्यूजिक, रिसाइटेशन करके जीवन में कुछ नहीं बन पाओगे और खेलने के बहाने मैदान जाकर कुछ बुरे लड़कों के संसर्ग में आओगे और कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा सारा दिन ऑफिस करने के बाद भी शाम को तुम्हें पढ़ाने बैठते हैं। वो किस लिए? हमेशा एक बात अच्छे से याद रखना, हर एक क्लास में तुम्हें फर्स्ट होना ही होगा, समझे? दूसरे तरफ अभिषेक की मम्मी पापा के सोच विचार बिल्कुल अलग थे। वे कभी भी अभिषेक को पढ़ाई को लेकर दबाव नहीं डालते और पढ़ाई के अलावा अभिषेक को ड्राइंग, रिसाइटेशन और फुटबॉल खेलना पसंद था और इन सभी चीजें करने के लिए उसे उत्साहित किया करते। बेटा, आज से तुम्हारा नया क्लास शुरू हुआ, पहला दिन कैसा लगा? नया क्लास अच्छा लगा मम्मी, लेकिन आज स्कूल से घर लौटने के समय प्रदीप सर से बात हुआ। उन्होंने कहा कि अब से हमें हर ट्यूसडे, थर्सडे और संडे मॉर्निंग में पढ़ाएंगे। मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि रविवार के बदले में किसी दूसरे दिन पढ़ाने के लिए, क्योंकि रविवार को मेरा ड्राइंग क्लास रहता है। तब उन्होंने कहा, तुम्हारे क्लास के लिए मैंने जो बैच ठीक किया है, तुम्हें उसी बैच में आना पड़ेगा, किसी दूसरे दिन नहीं होगा। मम्मी, अब मैं ड्राइंग क्लास में कैसे जाऊंगा? इन सब बातों को लेकर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रदीप सर किसी और दिन नहीं पढ़ा पाएंगे तो क्या हुआ, हम तुम्हारे लिए किसी दूसरे ट्यूशन ठीक कर देंगे। ड्राइंग, रिसाइटेशन और फुटबॉल, इन 3 चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट है और ये तीनों तुम्हारे लिए पढ़ाई के तरह समान गुरुत्वपूर्ण है। सिर्फ किताब पढ़कर किसी का शिक्षा संपूर्ण नहीं होता, उसमें सिर्फ पोथीगत विद्या होती है। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। रायगढ़ गांव में अब बहुत परिवर्तन हो गया है।
आमतला के आसपास में अब एक भी मिट्टी के घर नहीं है। बहुत सारे पक्के घर बनवाया गया है। उषा के घर भी अब पहले की तरह नहीं है। 4 साल पहले अभिषेक ने एक घर बनाया है। 7 साल पहले अभिषेक को हाई स्कूल में टीचर की नौकरी मिली है और 2 साल पहले अभिषेक ने शादी किया। सब लोग एक साथ बैठकर लंबे समय से गप्पे करते देखकर लगेगा कि वे एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक एक आदर्श सुखी परिवार की तरह। इन 20 सालों में इस रायगढ़ गांव में इतना सब कुछ बदल गया है। सिर्फ आयुष के घर को छोड़कर अब इस घर में कोई नहीं रहता। सालों से ये घर ऐसे ही बंद पड़ा है। तिथि अपने परिवार के साथ कहीं चली गई है। कहाँ गया है ये कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि उसकी सहेली उषा को भी कुछ नहीं बताया। और अभिषेक के साथ आयुष की दोस्ती भी 10th पास करने के बाद चला गया था। क्लास 11 में आयुष साइंस लेकर भर्ती हुआ और अभिषेक आर्ट्स में। इसके बाद से ही आयुष ने अपने बचपन के दोस्त को नजरअंदाज कर दिया था। आयुष एक के बाद एक अच्छे रिजल्ट करता गया। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंजीनियरिंग, हर एक क्षेत्र में। तिथि और उसके पति ने मिलकर आयुष को अच्छे रिजल्ट करने के लिए मजबूर किया था और आयुष के एक के बाद एक सफलता हासिल करने के बाद उसके माता पिता दिन व दिन घमंडी और अहंकारी होते जा रहे थे। जरूरत के बिना गांव में किसी के साथ बात तक नहीं करते। लोग कहते हैं आयुष अब यूएसए में रहता है। वह एक अच्छा खासा नौकरी करता है। तिथि और उसके पति खादी नगर में एक घर बनवा कर रहते हैं। 3 साल पहले आयुष यूएसए चला गया है, लेकिन आज तिथि और उसके पति बहुत अकेले हो गए हैं। इतना सब कुछ अच्छा होने से क्या होगा अगर सब लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी से नहीं रह पाए तो? आयुष यूएसए जाने के बाद अभी तक घर नहीं लौटा है। वहाँ वो बहुत बिजी रहता है। यहाँ तक कि एक लड़की को पसंद करके शादी भी कर लिया है। पर हाँ, मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर आशीर्वाद जरूर लिया है। शादी के समय उसने कहा था कि शादी के 6 महीने के अंदर वो नई दुल्हन को लेकर घर आएगा, यहाँ रिसेप्शन का पार्टी देगा। लेकिन उसके बाद से अभी तक आयुष को समय ही नहीं मिला। अब तो वो अपने मम्मी पापा से ज्यादा फोन भी नहीं करता है। अब अगर तिथि फोन करना चाहती है तो 10 बार सोच समझकर फिर करती है, क्योंकि कब बेटा फ्री रहेगा ये ध्यान में रखते हुए, नहीं तो बेटा गुस्सा करेगा। एक मानसिक पीड़ा दोनों को खाए जा रहा था। वे और सहन नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन दोपहर के खाना खाकर घर से निकल पड़े रायगढ़ जाने के लिए, उनके अपने गांव में प्रवेश करने से पहले ही दोनों बस से उतरकर पैदल आने लगे, ताकि इतने सालों के बाद गांव के मिट्टी की खुशबू अनुभव कर पाए। सच में दोनों को बहुत शांति मिल रहा था। चलते चलते बीते हुए दिनों के यादें ताज़ा हो रहे थे। अब यहाँ आकर दोनों को एहसास हुआ कि इतने दिनों से वे अपने गांव को कितना मिस कर रहे थे। दोनों घर के सामने आकर खड़े थे, अपने घर को अच्छे से देख रहे थे और उनको समझ में आया, भले ही ये घर छोटे थे पर इस घर में ही वे बहुत सुखी थे। आमतौर पर गांव में अगर कोई घर सालों से बंद पड़ा रहता है तो आसानी से कोई उस घर में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ सांप और भी कोई खतरनाक कीड़े मकोड़े रह सकते हैं। इसलिए वे बाहर से ही अपने घर को निहार रहे थे। उस वक्त अभिषेक अपने घर के सामने आकर आश्चर्य होकर आयुष के घर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, अरे ये तो अंकल आंटी है। लेकिन अभिषेक को पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर सोचा, अंकल आंटी के बिना और कौन होंगे? अंकल आंटी! तो जोर से पुकारा। अचानक से अभिषेक के पुकार सुनकर दोनों चौंक गए। अरे ये तो छोटे अभी की पुकार है, बिल्कुल पहले की तरह, सिर्फ गला थोड़ा भारी हो गया है। दोनों को बहुत तृप्ति महसूस हुआ, लेकिन दोनों में से कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। एक अपराध बोध दोनों को खाए जा रहा था। अरे एक दिन इन्हीं लोगों को कितनी आसानी से नजरअंदाज करके गांव छोड़कर चला गया था। इतने में अभिषेक उनके तरफ जाने लगा। अभी तुम कितने बड़े हो गए हो? अरे आओ आओ, जल्दी आओ हमारे घर। आज मम्मी पापा को बड़ा सरप्राइज दूंगा। फिर अभिषेक ने अपने अंकल आंटी को अपने घर लेकर गया। घर आने के बाद अभिषेक की पत्नी के साथ परिचय करके सब मिलकर एक साथ गप्पे करने लगे। इतने सालों के बाद तिथि और उसकी पति मन खोलकर बातें कर पाए।
और वे दोनों उपलब्धि करने लगे कि असली सुखी परिवार किसको कहते हैं, जो वे कभी नहीं बना पाए। सब कुछ त्याग कर सिर्फ पढ़ाई करवा के बेटे को एक बड़ा इंजीनियर बनाया जा सकता है, पर उसे प्रकृत अर्थ में शिक्षित बनाया नहीं जाता। इस तरह से उसका मन छोटा हो जाता है, आवेग खो देता है और बाद में वही लड़का अपने माता पिता को समय तक नहीं देता। तो फिर इतना सब कुछ किस लिए? पैसों के लिए? या फिर बेटा इंजीनियर यूएसए में रहता है, ये बात लोगों को गर्व के साथ कहने के लिए? ये सब करके आखिर क्या होगा यदि अंत में सुख शांति ही ना मिले? जिन लोगों को इतने सालों से अति साधारण लोग समझकर खुद से दूर कर दिया था और खुद को हाई प्रोफाइल साबित करने के लिए अपने प्रिय सहेली के साथ मिलना जुलना भी बंद कर दिया था, जिनको बिना बताए गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में चला गया था, और आज इतने सालों के बाद भी वही साधारण लोग एक पल में बिना कुछ सोचे समझे उनको अपना बना लिया और दिखा दिया। अच्छे से रहने के लिए मन को कितना बड़ा करना पड़ता है। नहीं, अब तिथि ने दोबारा कोई गलती नहीं की। बेटे का आस छोड़कर शहर के उस घर को बेचकर फिर से अपने गांव में लौट आने का निर्णय लिया, बाकी जीवन सबके साथ मिलजुल कर सुख शांति से रहने के लिए। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारे चैनल में नए नए कहानियाँ अपलोड होते ही आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।